दोस्तों, शायद आपने भी यह खबर सुनी ही हो कि भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अब ग्रेटर नोएडा से कुछ ही दूर जेवर नाम के शहर में बनने जा रहा है। बहुत से लोगों के लिए खबर थोड़ी अटपटी थी, क्योंकि सिर्फ 100 किमी से कम की दूरी पर ही भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट IGI ऑलरेडी मौजूद है। तो ऐसे में यहीं पर एक और बड़ा एयरपोर्ट बनाकर सरकार क्या हासिल करना चाहती है? क्या दिल्ली NCR के एरिया को इस एयरपोर्ट की ज्यादा जरूरत थी या फिर देश के दूसरे इलाकों को? ऐसे ही कई सवालों का जवाब हम तलाशें आज की अपनी इस वीडियो में। आइए देखिए, सबसे पहले हम अगर इस समय देश के बिगेस्ट एयरपोर्ट्स की बात करें तो उसमें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नंबर सबसे पहले आएगा, जो हर साल 6 से 7 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने की क्षमता रखता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से बनाए जा रहे इस नए एयरपोर्ट को IGI से दोगुना ट्रैफिक हैंडल करने के लिए बनाया जा रहा है। 1 लाख करोड़ की कीमत से बनने वाले इस एयरपोर्ट के जब सभी फेसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो ये करीब 10 से 12 करोड़ पैसेंजर्स को हर साल सर्व कर पाएगा। 700 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट में से 4 से 5 टर्मिनल्स बनाने का प्लान बनाया गया है। अब बात करते हैं कि क्या दिल्ली NCR के एरिया के लिए ये एयरपोर्ट ज़रूरी है। देखिए, अगर हम IGI एयरपोर्ट की बात करें तो ये दुनिया के 9th बिगेस्ट एयरपोर्ट में से एक है। साथ ही इसमें अभी एक चौथे रनवे को भी ओपन किया गया है, जिसके बाद अब ये एयरपोर्ट हर दिन करीब 2000 फ्लाइट्स को हैंडल कर सकता है। इसके अलावा दिल्ली NCR के अंदर सफदरजंग एयरपोर्ट और हिंडन एयरपोर्ट पर भी पहले से ही मौजूद है। तो आखिर इस एक्सपेंशन की क्या वजह है? इसे डिटेल में समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। 1918 वो साल था जब दिल्ली को अपना पहला एयरपोर्ट मिला। इस एयरपोर्ट को वेलिंगटन एयरफील्ड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर उस समय ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के प्लेन्स आते थे, जहाँ पर पायलट्स अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट किया करते थे। 1927 से यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट्स का आना शुरू हो गया था। 1928 में यहाँ पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब भी खोला गया, जहाँ पर अमीर फ्लाइट एंथुसियास्ट पर्सनल फ्लाइट्स के लिए आते थे। अब यहीं पर एक प्लेन उड़ाते हुए 1980 में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की भी मौत हो गई थी। लेकिन लंबे समय तक वेलिंगटन एयरपोर्ट को मिलिट्री द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था। आज़ादी के बाद इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर सफदरजंग एयरपोर्ट कर दिया गया था और आज भी इसका ही नाम है। यह तब दिल्ली का मेन एयरपोर्ट हुआ करता था और आज़ादी के बाद जहां पैसेंजर फ्लाइट्स उड़ने लगी थी। जी हाँ, जैसे जैसे प्लेन्स की टेक्नोलॉजी इवॉल्व करने लगी तो जेट इंजन्स ज़्यादा पावरफुल हो गए। इसके साथ साथ अब एयरक्राफ्ट का साइज भी बढ़ने लगा। अब इन नए एयरप्लेन्स को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी। यही वजह थी कि 1966 में सफदरजंग एयरपोर्ट की ज़्यादातर कमर्शियल फ्लाइट्स को पालम एयरपोर्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, जिसे आज हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। पालम एयरपोर्ट को 1932 में बनाया गया था और यह एक एयरफोर्स बेस हुआ करता था। तब इसमें 2 क्रॉस रनवेज हुआ करते थे, जिसमें से एक को टैक्सीवे बना दिया गया और दूसरे रनवे को एक्सपेंड करके कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए अनुरूप कर दिया गया। 1979 से 80 के करीब 30 लाख डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर साल भर में इस एयरपोर्ट को यूज़ कर रहे थे। इस समय एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही टर्मिनल था। जल्द ही पैसेंजर डिमांड को देखते हुए 1986 में टर्मिनल 2 को बना दिया गया। टर्मिनल 2 पिछले टर्मिनल से साइज में 4 गुना बढ़ा था। इसे बनाने की एक बड़ी वजह उस समय की एशियन गेम्स थी, जिन्हें उस साल भारत होस्ट कर रहा था। अब 12 के बनने के बाद सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को इसी टर्मिनल पर शिफ्ट कर दिया गया। 1986 में ही इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर IGI एयरपोर्ट कर दिया गया था। धीरे धीरे IGI एयर इंडिया समेत कई मेजर इंटरनेशनल एयरलाइंस के हब के रूप में डेवलप होना शुरू हो गया। 90 के दशक में जब भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौर आया, तब एयर ट्रैवल को एक और बड़ा बूस्ट मिला। न सिर्फ अब दुनिया भर से लोग भारत की तरफ आ रहे थे, बल्कि नई वेल्थ के साथ
मिडिल क्लास इंडियंस ने भी एयरप्लेन से ट्रेवल करना शुरू कर दिया था। लोगों के बिहेवियर के साथ साथ अब टेक्नोलॉजी भी बदल रही थी। मार्केट में अब एयरबस A330 और पंग 747 जैसे प्लेन्स आ गए थे, जो साइज में बहुत बड़े थे और ज्यादा पैसेंजर्स को लेकर फ्लाई कर सकते थे। यही वजह थी कि इन एयरप्लेन्स को 35 से 4 किमी लंबा रनवे भी चाहिए होता था। टर्मिनल्स में भी सुपर वाइड गेट्स की जरूरत थी ताकि इन बड़े एयरक्राफ्ट्स को अमेट किया जा सके। अगर हम 2006 और 2007 के पैसेंजर नंबर्स को भी देखें तो 1980 में ये नंबर 30 लाख था, लेकिन 2006 आते आते ये नंबर तकरीबन 1.65 करोड़ हो गया था। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है दोस्तों कि 2006 में EI के T1 और 12 टर्मिनल की टोटल कैपेसिटी 1.25 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने की थी, जिसका मतलब है कि यह अपनी कैपेसिटी से 30 पर ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा था। इसके बाद जब अगले साल 3.8 किमी लंबा एक नया रनवे यहां पर खुल गया तो पैसेंजर्स का यहां पर आना और भी ज्यादा हो गया। अब इस नई समस्या को सुलझाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जल्द ही कुछ करना था। यहां पर हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स के कारण भी एयरपोर्ट अथॉरिटी पर प्रेशर था। जल्द से जल्द इस समस्या से निपटने के लिए प्राइवेट कंपनीज का सहारा लिया जाने लगा ताकि जल्द से जल्द नए टर्मिनल्स और रनवे बनाए जा सके। इस प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ों का खर्च आने वाला था, इसलिए एयरपोर्ट के राइट्स को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि DIAL को बेच दिए गए। DIAL के अंदर 4 मुख्य स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें GMR ग्रुप, फ्रापोर्ट, मलेशिया एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद भी शामिल थी। अब मलेशिया एयरपोर्ट ने बाद में भी अपना स्टेक 505 करोड़ में GMR ग्रुप को ही बेच दिया था, जिस वजह से उनके पास एयरपोर्ट का 64 पर स्टेक आ गया था। इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फहरा ये हुआ कि तेजी से ही एयरपोर्ट की सूरत बदलने लगी और कम समय में ही तीसरा रनवे और टर्मिनल थी, दोनों खोल दिए गए। इस टर्मिनल को सिर्फ 37 महीने के रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया गया था, जिसके बाद एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़कर 3.4 करोड़ पैसेंजर्स की हो गई थी। इस टर्मिनल और रनवे को बनाने में ने उस समय तकरीबन 14,000 करोड़ का खर्च आया था और इस तरह एलन और डॉयल की सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अब थरिंग पर शिफ्ट कर दिया गया था। जी हाँ, आज 2024 में एयर ट्रैवल की डिमांड पहले से भी तेजी से बढ़ रही है, जिस वजह से IGI एयरपोर्ट ने चौथा रनवे भी ओपन कर दिया है और मुमकिन है कि जल्द ही चौथे टर्मिनल पर भी काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद एयरपोर्ट की टोटल कैपेसिटी हर साल 14 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने की हो जाएगी। इस समय में भारत के अलावा दुनिया में सिर्फ चीन के बीजिंग और US के अटलांटा में ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो 10 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि IGI की अपनी कई लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले तो यह दुनिया का 9th बिगेस्ट एयरपोर्ट है। इसके साथ ही ये दुनिया के बिगेस्ट कार्गो एयरपोर्ट में से भी एक है। जी हाँ, और 2022 में करीब 9 लाख टन कार्गो इस एयरपोर्ट से गुजरा था। इसके साथ साथ इसके सभी टर्मिनल्स, क्योंकि अलग अलग समय पर डेवलप किए गए थे और एक ग्रैंड प्लान पहले से ही मौजूद नहीं था, इसलिए सभी टर्मिनल्स के बीच की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है। IGI एयरपोर्ट एक मेजर इंटरनेशनल हब है जहां से 51 देशों के लिए फ़्लाइट्स निकलती हैं। इसी वजह से पंजाब, हरियाणा, UP, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के पैसेंजर्स को इनको भी अपनी फ़्लाइट्स के लिए दिल्ली ही आना पड़ता है। भारत का एयर पैसेंजर ट्रैफिक हर साल 7 पर के रेट से बढ़ रहा है, जिस हिसाब से अगले 20 साल में हमारा ट्रैफिक डबल हो जाएगा। दिल्ली में IGI के अलावा बाकी 2 एयरपोर्ट्स की बात करें तो हिंडन एयरपोर्ट पर अब कोई कमर्शियल फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं करती हैं और यहाँ सिर्फ एक ही रनवे है और सफदरजंग एयरपोर्ट को भी अब VVIP के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ से अब सिर्फ हेलीकॉप्टर्स उड़ा करते हैं। कुछ वजह हैं जिनके कारण एक नए एयरपोर्ट को बनाने की बात कई समय से चल रही थी, इसलिए ग्रेटर नोएडा को पहले इस काम के लिए चुना गया था और यहाँ पर लैंड भी आइडेंटिफिकेशन 6 रनवे तक एक्सपेंड करने का प्लान था, जिसके लिए अगर वह यहाँ पर लैंड एक्वायर करते तो वह काफ़ी महंगी पड़ती। इसी वजह से जेवर को चुना गया
कि वेस्टर्न यूपी के बाकी इलाकों के लिए भी काफ़ी एक्सेसिबल है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर जैसे इलाके यहाँ से बहुत दूर नहीं हैं। जेवर में एयरपोर्ट बनाने की बात वैसे सबसे पहले 2001 में हुई थी, जब यूपी सरकार ने ताज इंटरनेशनल एविएशन सेंटर के नाम से यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाने का प्रपोजल आगे रखा था। 2007 से 8 में जीएमआर ग्रुप ने इस प्लान का विरोध किया, क्योंकि यह एयरपोर्ट आईजीआई से सिर्फ 7 किमी की दूरी पर था, जिससे कि ट्रैफिक अगर वहाँ पर डाइवर्ट होता तो दिल्ली एयरपोर्ट का प्रॉफिट कम हो सकता था। 2012 में यूपी सरकार ने अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस किए और फिर एयरपोर्ट को फिरोजाबाद ज़िले के अतमादपुर में शिफ्ट करने का सोचा था, और 2014 में इसके लिए ज़मीन भी एलोकेट करनी शुरू कर दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने 2016 में इसे वापस जेवर में शिफ्ट करने के लिए कहा। फिर अगले साल यानी 2017 में यूपी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द अपनी प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने की बात कही, क्योंकि हिसार एयरपोर्ट भी केंद्र सरकार से अपने एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने की परमिशन जा रहा था। हिसार एयरपोर्ट का भी प्लान दिल्ली एनसीआर रीजन के पैसेंजर्स को सर्व करने का था, जिससे कि दोनों एयरपोर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते थे। इसके बाद जेवर के एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन शुरू हो गई और फिर फ्लुकाफेन यूरिच नाम की एक कंपनी ने एयरपोर्ट को बनाने और ऑपरेट करने का टेंडर अगले 40 सालों के लिए जीत लिया। इस एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई, जिसे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया। अब वैसे तो आईजीआई एयरपोर्ट का स्टेक होल्डर होने के नाते जीएमआर ग्रुप के पास ये राइट था कि भाई वो नोएडा एयरपोर्ट के टेंडर पर भी अपना दावा ठोक सकते थे, लेकिन फ्लुकाफेन ने उन्हें बीट कर दिया। एयरपोर्ट्स के टेंडर्स में बोली इस बात पर लगाई जाती है कि कौन सी कंपनी सरकार को पर पैसेंजर ज़्यादा पैसा दे सकती है, उसे टेंडर मिल जाता है। क्योंकि जीएमआर के पास आईजीआई एयरपोर्ट था, इसलिए हाईएस्ट बिडर से अगर उनका अमाउंट 10 से भी कम होता तो भी उन्हें एयरपोर्ट मिल जाता। लेकिन फ्लुकाफेन ने करीब 0 पर पैसेंजर की बिड डालकर ये टेंडर अपने नाम कर ले। फ्लुकाफेन जूरिज की बात की जाए तो ये लोग इस वक्त दुनिया में कई एयरपोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं। उनके 8 एयरपोर्ट साउथ अमेरिका में हैं, जिसके बाद वह साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सड करने लगे। भारत के अलावा इनके पास इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी एयरपोर्ट्स हैं। अब नोएडा एयरपोर्ट की ही बात की जाए तो इस एयरपोर्ट का जो ऑफिशियल प्लान है उसके मुताबिक एयरपोर्ट को 4 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। फेज़ 1 की 2 स्टेजेस हैं, जिसमें पहले टर्मिनल का आधा हिस्सा ओपन किया जाएगा, जो करीब 8.2 करोड़ पैसेंजर्स को हर साल सर्व कर सकता है। इसके बाद टर्मिनल का बाकी आधा हिस्सा, जो अगले साल बनकर कंप्लीट हो जाएगा और उसकी टोटल टर्मिन कैपेसिटी 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। टर्मिनल 1 को 82 एकड़ में फैली ज़मीन पर बनाया जा रहा है, जिसमें एक ईस्ट वेस्ट अलाइन रनवे होगा। फेज़ 1 की कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी चालू है और इसके बाद फेज़ 2 की शुरुआत होगी। फेज़ 2 में भी 2 स्टेजेस हैं और इसमें भी एक टर्मिनल और एक रनवे बनाया जाएगा। पहले 2 फेसेस में सरकार करीब 3000 करोड़ खर्च कर रही है और दोनों फेसेस के कंप्लीट होने के बाद ये एयरपोर्ट हर साल 7 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व कर पाएगा। फेज़ 3 और 4 में कम से कम 4 नए रनवेज और 2 से नए टर्मिनल्स यहाँ और भी ऐड हो जाएंगे और फेज़ 4 करीब 2030 तक कंप्लीट हो पाएगा। फिलहाल अभी के लिए जो प्लानिंग है उसमें डिटेल प्लानिंग सिर्फ पहले 2 फेसेस के लिए ही की गई है और फेज़ 3 और 4 अभी सिर्फ आइडिया के लेवल पर ही है। अगर ये चारों फेसेस कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर नया का ये एयरपोर्ट दुबई और सिंगापुर जैसे हब्स को बीट करते हुए एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया में 3रे नंबर का एयरपोर्ट बन जाएगा। लेकिन यह भी मुमकिन है कि भाई जब तक यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो तब तक कुछ नए और एयरपोर्ट्स भी दुनिया के बाकी हिस्सों में सामने आ जाए। अगर हम 6 रनवे के प्लान की बात करें तो इस समय अमेरिका के ही शिकागो और डलास एयरपोर्ट्स में 7 और 8 रनवे हैं। वहीं एम्स्टर्डम, डेनवर, डेट्रॉइट और बस्टन एयरपोर्ट्स में भी 6 रनवे मौजूद हैं। अगर हम नाइड एयरपोर्ट के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी हमें कई नए चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं।
सबसे पहले तो ये एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड रहेगा ताकि बाय रोड यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सके। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में जो मेट्रो है उसकी एक्वा लाइन को भी एक्सटेंड किया जाएगा। इस समय एक्वा लाइन का आखिरी स्टेशन नॉलेज पार्क 2 है, जिसे एक्सटेंड करके इस एयरपोर्ट तक लाया जाएगा। अब जहां एक तरफ हमने यह देखा कि भाई किस तरह यह एयरपोर्ट कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, वहीं हमारे लिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि इससे क्या नई परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर एक ही शहर में मल्टीपल एयरपोर्ट्स हो तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए फ्लाइट्स को हैंडल करना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें अच्छी मैनेजमेंट और प्रोफेशनलिज्म की जरूरत होगी, वरना कंफ्यूजन में कई तरह के हादसे भी हो सकते हैं। मल्टीपल एयरपोर्ट्स के साथ दूसरी प्रॉब्लम पब्लिक को होती है, जो कभी कभी गलत एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई दुनिया के बाकी शहरों में मल्टीपल एयरपोर्ट्स नहीं हैं। लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहर इसके शानदार उदाहरणों में से एक हैं। लंदन में इस समय करीब 6 एयरपोर्ट्स हैं जो हर साल, लेकिन उन्होंने इन सभी एयरपोर्ट्स को काफ़ी 18 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व करते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से अरेंज किया हुआ है। इनमें से एक तो एयरपोर्ट है जो कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट का हब है। फिर कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को कैटर करते हैं, और ऐसे भी एयरपोर्ट्स हैं जहां पर सिर्फ सबसे सस्ती एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। इस तरह से उनके सभी एयरपोर्ट्स आपस में compete करने के बजाय एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती है। अब अगर IGI में भी टर्मिनल 4 बनाने का प्लान है और नोएडा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि दोनों ही एयरपोर्ट्स किस तरह से मैनेज किए जाएंगे। मुमकिन है कि दोनों में से एक एयरपोर्ट को डोमेस्टिक फ़्लाइट्स या फिर सिर्फ कार्गो फ्लाई करने के लिए रिजर्व कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद IGI का क्या होगा? अपनी राय हमें मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।